अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सब सेक्शन ए जो था वन वाला वो किया था, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे जो कि हमारे उससे रिलेटेड थे, कॉम्प्रिहेंशन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो पोइट्री से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, राइट हु रोट द पोएम द कैरेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पोएट। यानी कि ये जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है उसके बारे में बताना है कि वो किसने लिखी थी और उसके बारे में कुछ लाइन्स बतानी है। तो द पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज रिटन बाय सर हेनरी वोटन। तो हेनरी वोटन ने जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है वो लिखी थी। उसके अलावा ही वॉज अ डिस्टिंग्विश डिप्लोमेट, स्कॉलर एंड पोएट। मतलब कि वो डिप्लोमेट थे, लॉयर थे, स्कॉलर थे और क्या थे, पोएट्री भी लिखा करते थे। और उसके अलावा उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुतालिक भी बहुत कुछ लिखा था। हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड हिम टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इन द पोएम डोंट क्वाइट। डोंट क्विट हो गई, सॉरी ये गलत लिखा है, डोंट क्विट। तो वो क्या चीजें हमने सीखी जो पोएम है डोंट क्विट से, वो हमें इस आंसर के अंदर हमने बताना है। तो इन द फोर्थ स्टैंजा, स्टिक टू द फाइट when your hardest hit it's with when things seem worse you must not quit। यानी कि जब चीजें हार चाहिए हों, जब चीजें मुश्किल चल रही हूँ तो हमें वो चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, उसको क्विट नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हमें वो चीज मिल ही जाती है एट एंड ऑफ द डे। इन द फाइनल स्टैंजा द स्पीकर सेज द सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट। यानी कि सक्सेस क्या होता है, ये फेलियर होता है जिसको हम क्या करते थे, जिसको हम चेंज करते हैं। जिसको हम चेंज करते हैं फिर वो फेलियर भी क्या बन जाता है, वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। हियर द स्पीकर इज ट्राइंग टू emphasize द फैक्ट that in failure or in struggle success is always there। यानी कि स्पीकर इसके अंदर बताने की, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन के जब फेलियर होता है, जब इंसान हारता है फिर वो अपनी मेहनत से ही उस फेलियर को वो सक्सेस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि वो मेहनत करे, वो हार ना माने। क्योंकि अगर वो हार मान लेगा तो फिर वो अपने फेलियर को कभी भी अपने सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आयरॉनिक अबाउट द फेट ऑफ ऑजमिंडियास। यानी कि ऑजमिंडियास की किस्मत के बारे में क्या चीज जानी जाती थी वो हमने बतानी है। तो ऑजमिंडियास द किंग हैड गॉट रिटन एट द पेडेस्टल ऑफ द स्टैच्यू आई एम द किंग ऑफ किंग्स। यानी कि ऑजमिंडियास जो कि किंग था उसने एक स्टैच्यू के ऊपर लिख के लगाया हुआ था कि मैं क्या हूँ, मैं किंग्स का भी किंग्स हूँ, मैं हुक्मरानों का भी हुक्मरान हूँ। बट द आयरनी इज दैट द किंग स्टैच्यू वाज लाइंग इन द डस्ट। लेकिन क्या चीज साबित हुई कि जो उसका ऑजमिंडियास का जो स्टैच्यू था वो मिट्टी में पड़ा रहा। He got a statue built to immortalize his name, but he forgot that nothing could stand against time and powerful elements of the nature। उसने अपना स्टैचू इसलिए बनाया था ताकि स्टैचू हमेशा रहे और हमेशा वो जिंदा रह सके। लेकिन क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि वो स्टैचू जमीन पे गिर गया और वो भी मिट्टी का ढेर बन गया। इसका मतलब क्या है कि हर चीज जो मौजूद है दुनिया में उसमें कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आना है कि उसने खत्म हो जाने, कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर दैट ही हु लिव्स डाइज। ये नेचर का लॉ है कि जो इंसान, जो चीज, कोई भी चीज जो कि जिंदा रहती है उसने एक ना एक दिन मरना है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई भी चीज ही क्यों ना हो। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज मोर्टल। मोर्टल है यानी कि वो हमेशा रहने वाली नहीं है, एक टाइम आना है कि उसने चला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम गुड टिम्बर। तो जो गुड टिम्बर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पोएम की, वो हम बताएंगे इस आंसर में। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइटल है इस पोएम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये टाइटल जो है, ये उसके थीम के बारे में, उसके टॉपिक क्या क्या चीजें जो इस पोएम के अंदर डिस्कस की जानी है उसके बारे में बताता है, इसलिए ये बहुत अहम है। द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट पीपल लाइक ट्रीज, पीपल हो गए लाइक ट्रीज ग्रोज एंड रीच देयर ट्रू पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग एडवर्सिटी। यानी कि क्या
वहाँ कोई इंसान हो, कोई दरख्त हो या कोई भी चीज हो, वो जब मुश्किलात पेश करती है तभी वो क्या होगी, वो ग्रो हो पाती है। यानी कि इंसान को अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मुश्किलात का फेस करना बहुत अहम है। अगर इंसान मुश्किलात फेस नहीं करेगा तो वो इतना मजबूत बन ही नहीं सकता। दिस इज अ पोएम दैट एड्रेसेस द लॉ ऑफ नेचर। ये जो पोएम हमें क्या बताती है, ये एड्रेस करती है नेचर के बारे में, बताती है कि क्या क्या कानून है नेचर के, कि जो चीज आनी है वो जानी है एक दिन, और जो चीज भी अगर मजबूत बन रही है, जो बड़ी हो रही है, जो डेवलप हो रही है, वो अपनी मुसीबतें जो वो बर्दाश्त कर रही है, वो उस हिसाब से उतनी ज्यादा मजबूत होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, गुड टिम्बर फाइटिंग through forest growth to reach the sun, that we grow and discover a true potential। यानी कि टिम्बर की एग्जाम्पल से बताया गया है कि किस तरह वो जब फॉरेस्ट में ग्रो होता है उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स और कितने सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, और फिर जितने ऑब्स्टिकल्स वो फेस करता है वो आगे जाके उतना ही बेहतर, उतना ही सायादार दरख्त बन के निकलता है। एनीवन हु स्ट्रगल्स इन द लाइफ बिकम स्ट्रॉन्ग वेदर इट इज गुड टिम्बर ornament। तो एंड में उन्होंने इस टिम्बर को एक इंसान से मिलाया कि जो इंसान या जो जानवर या जो भी दरख्त कुछ भी अगर जितनी ज्यादा मुसीबतें बर्दाश्त करेगा, जितने स्ट्रगल्स बर्दाश्त करेगा, वो आगे जाके उतनी ही मजबूत अ, शख्सियत या चीज के तौर पर सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ लूसी ग्रे। तो लूसी ग्रे की क्या थीम थी वो अब हमने बताने, यानी कि लूसी ग्रे जो पोयम थी उसका, उससे हमें क्या मैसेज मिलता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, और क्या क्या चीजें उसमें बताएंगे हमने बताएंगे इसके अंदर। द पोएम डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ एन इनोसेंट गर्ल नेम लूसी ग्रे। तो ये पोएम किसके बारे में है, एक मासूम सी लड़की के बारे में जिसका नाम लूसी ग्रे। शी हैज नो कंपेनियन और मेड टू प्ले विद। इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिए। तो शी हैज नो कंपेनियन, उसके उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई फ्रेंड, कोई उसका एज का नहीं था कि जिससे वो खेल सके या जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। शी लिव्स विद हर parents on a wild moor. She is the most beautiful and innocent child ever born on earth। यानी कि वो इतनी खूबसूरत लड़की थी, वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, और उसके बराबर का कोई था ही नहीं, उसका कोई फ्रेंड था ही नहीं जिसके साथ वो खेल सके। और उस लड़की का नाम क्या था, लूसी ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट डिड द किंग अनाउंस व्हेन शी गॉट द आंसर। यानी कि किंग ने क्या अनाउंस किया था जब उसे अपनी बात का जवाब मिल गया था। तो अब हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। द शेफर्ड वेंट टू द किंग प्लेस बीइंग एन imposter ऑफ द abbot एंड प्रेजेंट द आंसर इन हिज ग्रेस वाइजली एंड सक्सेसफुली। यानी कि जो शेफर्ड था, जो बकरियां चराया करता था, वो किंग के पास गया, उसने उसके सवालात का जवाब बिल्कुल करेक्टली दिया, और वो उनके जवाब जो था बहुत अक्ल, वो बंदा बहुत अक्लमंद भी था, उसने बहुत सक्सेसफुली उनके सारे, किंग के सारे जवाब बिल्कुल सही जवाब दिए थे। He amazed the king by his wisdom in spite of that he was illiterate। उसने किंग के जवाब बिल्कुल एक्यूरेटली सही सही दे दिए थे, इवन दो वो क्या था, वो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। ही instantly announces to make the shepherd abbot, but he denied because he was not able to become the abbot because he was illiterate। So the king announced him to pay 4 nobles a week as a reward for all his wisdom that he showed। यानी कि फिर किंग ने उसे बोला कि तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं वो तुम्हें दूंगा, लेकिन और मैं जो हूँ मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, मैं तुम्हें एबट बना दूंगा। लेकिन शेफर्ड ने बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो इतनी बड़ी आपकी इस चीज को रूल नहीं कर सकता, आपके जो पूरी सल्तनत है। तो किंग ने उसे बोला कि मैं तुम्हें 4 नोबल्स दिया करूंगा। ये जो थी करेंसी के लिए वो नेम दे रहे हैं कि मैं तुम्हें 4 नोबल्स दिया करूंगा एज अ रिवॉर्ड, जब तक कि तुम जिंदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हाउ इज कोहरीज करेक्टर डिपिक्टेड बाय द पोएट। यानी कि जो कोहरीज का करेक्टर था वो पोएट ने किस तरह बताया था, किस तरह डिस्क्राइब किया था, वो हमने बताना है। द पोएट हैज मेंशन द करेक्टर ऑफ कोहरी एज अ पाइस, द वन हु इज द सर्च ऑफ ट्रूथ। यानी कि पोएट ने मेंशन किया था कोहरी के करेक्टर को इस तरह कि वो बहुत नेक था, वो नेक थी बहुत, और क्या करता था वो जो है ना सच की तलाश में रहता था। वो हमेशा क्या रहता था, वो हमेशा सच की तलाश करता रहता था, जो चीज उसको दिखती थी वो उसके डीप जाके उसको समझने की कोशिश करता था। कौरी गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फेसेस मेनी हार्डशिप टू रीच एट हिज डेस्टिनेशन। यानी कि कौरी ने क्या करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, मसाइल को फेस किया
करनी पड़ती थी उसे बहुत सारी। उसकी वजह से क्या होता था, वो अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जो उसकी मंजिल थी वो तक पहुंच जाया करता था। दे आर नॉट मिसलेड, इन फैक्ट दे लिट द फायर वेयर नो एनी ट्रेस ऑफ बर्ड इज सीन। यानी कि उसने जो है कभी भी वो जो है गुमराह नहीं होता था। वो जो अपना टाइटल बनाता था वो उसे फुलफिल करता था। वो बगैर उस जमाने में बर्ड की मदद से ये तलाश किया जाता था कि किस जगह पहुंचना है, तो उसको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो आग जला के अपना रास्ता ढूँढ लिया करता था। द राइटर कॉल्स देम द ट्रू सीकर्स। तो राइटर उसको क्या बोला है? ट्रू सीकर बोला है, यानी कि जो सच को तलाश करना जानता है, जो चीज़ों को ढूँढना जानता है, जो अपने मसलों को हल करना जानता है। दे आर ओनली नोन टू पीपल हू हैव स्पिरिचुअली ड्रीम्स। और ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों को जान पाते हैं, ये लोग सिर्फ़ वही जान पाते हैं जो क्या करते हो, जो स्पिरिचुअली ड्रीम हो, जो मतलब अपने खुदा के करीब हो। वही रास्ते ढूँढ पाते हैं, वही मुश्किलें फेस कर पाते हैं और वही अपनी डेस्टिनेशन तक यानी कि अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। देयर फेसेस आर ड्राई एंड दे वोर थॉर्न्स एंड स्लिपर्स। यानी कि उनके चेहरे खुश्क होते हैं, वो उनकी हालत बेशक इतनी बेहतर नहीं होती, वो फटे-फटे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन वो अपने रब के बहुत करीब होते हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं, वो अपना रास्ता बआसानी ढूँढना जानते हैं। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है, जो आप लर्न करेंगे तो आपका हो जाएगा पेपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सब सेक्शन 3 की तरफ, जिसमें हम प्ले के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the ironic about Spalding broadcast and at the beginning of the play? तो ironic क्या था स्पेल्डिंग ब्रॉडकास्ट के बारे में प्ले के शुरू में, वो हमने बताने। द प्ले इज फुल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस मौजूद थी। द ऑथर यूजेस देम वेरी क्राफ्टली। तो जो ऑथर थे वो उन डिवाइसेस को बहुत क्राफ्टली यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा द यूज ऑफ आयरनी इज एट इट्स पीक इन द प्ले एंड the irony, the literal meaning of the sentence is totally opposite to implied and intended meaning of the writer or speaker. यानी कि जो प्ले था वो बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस पर मबनी था। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो क्राफ्टली यानी कि वो हाथ से बनाई गई वैसी चीज़ें थी। उसके अलावा द यूज़ ऑफ आयरनी भी वो उसकी पीक पर थी, मतलब कि उनको बहुत बेहतरीन अंदाज में बनाया गया था। और जो लिटरल मीनिंग होता है सेंटेंस का वो ये होता है कि कोई भी ऑपोजिट यानी कि टोटली ऑपोजिट इम्प्लाइड और इंटेंटेड मीनिंग ऑफ द राइटर। यानी कि राइटर जो है वो उसका एग्जाम्पल देके कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हो। रोगल स्पेल्डिंग concludes his TV broadcast quoting general power of that the flying object which has given rise to the meaningless supposition is nothing more than a meteor passing through the earth orbit। यानी कि जो रोगर स्पेल्डिंग वो इस तरह अपने टीवी ब्रॉडकास्ट को बोल रहे हैं कि उनका मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि मैं इस तरह अपनी कोटिंग्स देता हूँ जिस तरह जैसे एक मेटियोर होता है, वो जो है फ्लाई करता हुआ अर्थ के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। तो उस तरह से उसकी एग्जाम्पल देके अपनी टीवी ब्रॉडकास्ट के जो कोड्स जो वो बता रहे होते हैं उसका बता रहे हैं। He further quotes general powers that American will be the first to travel in space. The whole assumption is ironic। यानी कि उनका ये मानना भी था कि जो अमेरिकन होंगे वो पहले लोग होंगे जो कि स्पेस के अंदर ट्रेवल करेंगे। और जो उनका पूरा जो भी जिस बारे में वो बताया करते थे, जिन चीज़ों को कोट किया करते थे, जिन चीज़ों को डिस्कस किया करते थे, वो क्या होती थी? वो आयरॉनिक होती थी, मतलब बिल्कुल सबसे अलग होती थी और मुख्तलिफ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोगल स्पिल्डिंग? यानी कि रोगल स्पिल्डिंग किस टाइप के पर्सन थे? तो रोगल स्पिल्डिंग इज एन fierce एंड एम्बिशियस मैन। मतलब कि वो जो थे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, मतलब चीज़ें नई नई करना चाहते थे, सीखना चाहते थे। लाइक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका। दे सीम टू हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ओन, मतलब कि उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता था। ही इज वेरी ओबीडियंटली और रेदर कॉमिकली बिलीव व्हाट हिज सीनियर्स से, मतलब कि वो अपने ओपिनियन उनका कुछ नहीं होता था, जो वो अपने सीनियर्स को करते हुए सुनते हुए एक कहते हुए देखते थे वो उसको ही फॉलो करते थे।
ही वर्क्स एज अ माउथ पीस ऑफ अदर्स, यानी कि वो क्या करते थे, लोगों के जो वो बोला करते थे उसके मुताबिक काम किया करते थे। ही बोस्ट ऑफ हिज बीइंग क्लोजली इन टच विद जनरल पावर्स, यानी कि वो किस चीजों के बारे में डिस्कस किया करते थे, जनरल पावर्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। हिज एक्सैजरेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमर थ्रू आउट द प्ले, यानी कि वो जो बात को लंबा करके बहुत एक्सैजरेट करके बताना जो था, ये उनका एक ह्यूमर का पार्ट था जो उन्होंने अपने प्ले के अंदर कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि लास्ट है, उसके बाद फिर हम ग्रामर ग्रामर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हु इज एट, व्हाट इज हिज रोल इन द प्ले एंड हाउ डज एट डिस्क्राइब क्रेटन स्पेसशिप, यानी कि एट क्या था, उसका रोल क्या था प्ले में, एट क्या होता है और केटन्स की स्पेसशिप के बारे में आपने बताना है। तो द कैप्टन रिपोर्ट्स दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज इलिप्टिकल, इलिप्टिकल मींस दैट्स नीदर सर्कुलर, it's a sort of oval but in a 3D way. Okay, so with a 14-foot diameter, he adds that it's made of an unknown metal that shines, and inside the spaceship there isn't anything, no instrument, no food, nothing. यानी कि जो स्पेसशिप क्या होती है, वो इलिप्टिकल शेप की होती है, 14 फुट का डायमीटर होता है उसका। उसके अलावा जो है वो अननोन मेटल्स जो होता है वो उससे चमक रहा था। उसके अलावा स्पेसशिप जो थी वो कैसी थी, इसका ना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ना कुछ खाने को था, ना कोई चीज थी, कुछ भी नहीं था। तो बस ये सिंपल सा जो है स्पेसशिप की डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, वो इन 3 लाइनों में मौजूद है, वो आप लर्न करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो जजाकल्ला, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे।